केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा चल रहा था बच्चों। सारा कुछ कंप्लीट हो चुका था, कुछ एक दो लास्ट टॉपिक जो बचा हुआ है उसको आज हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो रीडिंग ऑफ साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। अब देखो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब तक जितना भी तुम सवाल देखे थे केमिकल इक्विलिब्रियम का, उसमें कोई एक ही रिएक्शन होता था और उसका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता था हमारे कंटेनर में। इसमें क्या होता है कि सेम कंटेनर में एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा रिएक्शन एक साथ इक्विलिब्रियम में होगा, उसी को हम बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम। जैसे मान लो कि ये है, मान लो ये गैसियस जो गया 2p गैसियस और C गैसियस में, दूसरा E है गैसियस और E जो है वो बनाता है E प्लस 2C गैसियस। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 है। ठीक है, तो मैं इसके बारे में दे दिया कि ये सपोज करो ये मोल है, वॉल्यूम 1 लीटर है, चाहे ये एटीएम ही ले लो, और ये दे दिया B एटीएम शुरुआत में। तो बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम पे इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। देखो कैसे करते हैं। ए है, ए में से आप x तोड़ लो इक्विलिब्रियम पे। अगर x तोड़ोगे तो ये आ जाएगा 2x और ये बनेगा x। अब ये b रहा e, क्या e कहीं और भी है? तो कहीं भी नहीं है, बस यहीं पे है। तो b में से मान लो हमने y तोड़ा, अगर यहाँ x तोड़े हैं तो यहाँ पे y हम तोड़ लेते हैं। y तोड़ोगे तो ये कितना आएगा, ये y आ जाएगा। e सॉरी इसको e नहीं f कर लो, है ना, ये y आ गया। अब c के पास आओगे तो c तो पहले से x बना हुआ है, तो यहां से भी कुछ ना कुछ बनकर आएगा। तो यहां से मान लो यहां से y टूटा तो ये 2y बनेगा, लेकिन पहले से x था तो हम लिखेंगे x प्लस 2y। अब तुम बोलोगे ली चार्टेड प्रिंसिपल से कि सर ये बना तो ये तो बैकवर्ड भागेगा। तो ये बैकवर्ड भागा होगा, ऐसा नहीं बैकवर्ड नहीं भागा है, बैकवर्ड भागा है क्योंकि x और y हमारा वेरिएबल है, तो मैथमेटिकली सॉल्व होकर तुम्हें सही आंसर दे देगा। ठीक है, तो ये x प्लस 2y हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा x प्लस 2y। देखो हम क्या किए यहाँ पे, ये चीज समझना। ये जो C है, जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है बर्तन में, तो C का जितना भी मोल होगा वो सारा का सारा इक्विलिब्रियम में पार्टिसिपेट करेगा। जैसे A, B और C का इक्विलिब्रियम जब है तो C का जितना मोल है कंटेनर में सारा पार्टिसिपेट करेगा। कहने का मतलब C जितना है टोटल अमाउंट तुम हर जगह पे लिखोगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल x आएगा और यहाँ पे केवल 2y आएगा, ऐसा नहीं है। कंटेनर के अंदर C सेपरेटेड नहीं होगा कि ये तुम्हारा C और ये मेरा C। कंटेनर के अंदर टोटल C होगा, है ना। इस कमरे में मान लो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रहा है 2-3 रिएक्शन से, तो सारे रिएक्शन से प्रोड्यूस होकर वो आपस में मर्ज कर जाएगा। वो कमरे में जो ऑक्सीजन होगा उस ऑक्सीजन पे तीनों रिएक्शन का अधिकार है, तीनों का तीनों रिएक्शन का प्रॉपर्टी है। तीनों रिएक्शन कमरे के टोटल ऑक्सीजन के साथ इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पे बना x, यहाँ बना 2y, तो अपडेट कर दो, टोटल C कितना हो गया x प्लस 2y, और वही चीज हम यहाँ भी लिखेंगे x प्लस 2y। तो अब अगर K1 का एक्सप्रेशन लिखोगे तो आ जाएगा 2x इंटू x प्लस 2y डिवाइडेड बाई a माइनस x। ठीक है, मान लो ये K P1 है तो प्रेशर के टर्म में लिखेंगे मीडियम में अगर है तो, और ये सपोज करो K P2 है तो यहाँ हम लिखेंगे x प्लस 2y इंटू y डिवाइडेड बाई b माइनस y। मैथमेटिकली देखो तुमको Kp दिया हुआ था 1 और 2, तुम्हारे पास अननोन कितना है x और y, दो वेरिएबल, और इक्वेशन दिया गया तो दो इक्वेशन दो वेरिएबल। मैथमेटिकली सॉल्व तो हो जाएगा, तुमसे सॉल्व हो चाहे नहीं हो, लेकिन मैथमेटिकली तो सॉल्व हो जाएगा अगर दो इक्वेशन दो अननोन है तो। ठीक है, तो हो गया है। मान लो इसी तरह से एक और लेते हैं इक्वेशन, एक और एग्जांपल लेते हैं। ये चीज आपको दिखेगा आयनिक इक्विलिब्रियम चैप्टर में। H3PO4 मान लो एक एसिड है। अब ये क्या जब टूटता है तो H2PO4 माइनस दे दिया और साथ में H प्लस दिया। अब ये जो बना ये आगे और टूटता है तो इसको आगे और तोड़ो, H2PO4 माइनस जो है ये टूटेगा तो HPO4 2 माइनस और एक और H प्लस देगा। ये आगे और टूटेगा, HPO4 2 माइनस जब टूटेगा तो ये देगा PO4 3 माइनस, यहाँ से H प्लस निकल गया तो बचा PO4 3 माइनस और ये एक और H प्लस दे दिया। जो पहला रिएक्शन है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Ka1 मान लो, इसका Ka2 और इसका Ka3 मान लो। एसिड के लिए A लगाते हैं। ये सब आगे पढ़ोगे, यहाँ बस तुमको साइमल्टेनियस वाला पार्ट बता रहे हैं, लिखना तुमको सिखा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम पे बच्चों मान लीजिए ये शुरू में दिया हुआ था C मोलर, तो C में से H टूटेगा
तो ये x आया और ये x आया। अब यहां देखो H2PO4 माइनस बना कितना x, और अगले रिएक्शन में फिर ये आगे जा रहा है, तो x में से अब y टूटेगा मान लो। तो जब x में से y टूटा तो कंटेनर में पहले x था, अब घटकर कितना हो गया x माइनस वाई। तो यहां भी हम कर देंगे x माइनस वाई, क्योंकि कंटेनर में जो है उसी के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो कहीं एक जगह चेंज आएगा तो हर जगह पे अपडेट होगा, क्योंकि जो हम डेटा लिखते हैं वो रिएक्शन का नहीं, कंटेनर में जितना है वो लिखते हैं। तो x में से y टूटा, ये कितना आएगा बच्चों, ये y आएगा, और ये कितना आएगा, y टूट कर यहां से आया और पहले से x था, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, यहां भी अपडेट कर दो x प्लस वाई। अब ये y बना, यही HPO4 माइनस फर्दर और डिसोसिएट कर रहा है, तो हम इक्विलिब्रियम पे लिखेंगे y माइनस जेड, यहाँ भी अपडेट करेंगे हाथों हाथ। अपडेट एकदम तुरंत करोगे, नहीं तो भूल जाओगे। अपडेट किए, ये आएगा z, और h प्लस पहले से था x प्लस वाई, और यहाँ से टूटा z, तो z यहाँ भी अपडेट करेंगे हम, और यहाँ भी अपडेट करेंगे। बस हो गया। K1 बराबर, देखो तो क्या आएगा, K1 बराबर x माइनस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई c माइनस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा y माइनस जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, और ये आ जाएगा z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई वाई माइनस जेड। तीन इक्वेशन, तीन अननोन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो बस तुमको ये लिखना आना चाहिए, साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम में कैसे डिसोसिएशन कराते हैं वो तुमको आना चाहिए। ठीक है, ये नोट करो, एक इसमें न्यूमेरिकल कराते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नोट करो। चलो देखो बच्चों, ये सवाल देखते हैं। इसमें देखो एक रिएक्शन दिया है, ए सॉलिड टूट रहा है A डैश और H2S में, ये दोनों गैस है, ये सॉलिड है। दूसरा रिएक्शन ये दिया है, कह रहा है 20 डिग्री सी पे प्रेशर ओवर एक्सेस A इज 50 mm। ए के ऊपर देखो, बी की चर्चा नहीं किया, बोला कि केवल ए जब लिए हैं तो प्रेशर 50 mm है, एंड दैट ओवर एक्सेस बी इज 68 mm। अगर बी को लेते हैं तो 68 mm है। अभी मिक्सचर की बात नहीं कर रहा है, यानी अभी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम नहीं आया है। बोल रहा है डिसोसिएशन कांस्टेंट ए और बी का क्या होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब क्या, आपसे के बी पूछ रहा है। फिर बोल रहा है कि रिलेटिव नंबर ऑफ मोल बताइए ए डैश और बी डैश का, ए डैश और बी डैश का इन वेपर फेज ओवर अ मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। मिक्सचर यहां पे आ गया, यानी साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम सेकंड पार्ट में आया है, फर्स्ट पार्ट में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम नहीं है। फर्स्ट पार्ट में ए अलग है, बी अलग है, तो पहले ए पार्ट को सॉल्व करो। ये पहला रिएक्शन हो गया, अकेला है। इक्विलिब्रियम पे ए अगर टूटेगा तो ये मान लो पी आया और ये भी पी आया, ये सॉलिड है तो हमने इसे डैश दे दिया, पी और पी आया। सवाल करता है कि एक्सेस ए के ऊपर में टोटल प्रेशर 50 mm है, तो जो 50 mm आया इन दोनों का टोटल प्रेशर होगा, तो दोनों को जोड़ के 2p बराबर अगर 50 करोगे तो p आ जाएगा 25 mm, और इसका kp लिखोगे तो kp बराबर p स्क्वायर, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625। हो गया पहला पार्ट। ये सॉलिड क्या, ये सॉलिड जो है उसके टूटने का kp आ गया। अब वही काम करो b के लिए, b सॉलिड अगर टूटेगा तो हमें मिल रहा है b डैश जोड़ H2S इक्विलिब्रियम पे। इसको देखो P1 ले लेते हैं, P1 क्या ले हैं, जब अलग अलग नहीं तो P ही लेते हैं। ये हो गया P, ये हो गया P, लेकिन इस बार 2P का वैल्यू कितना है, 68 दे रखा है, तो 68 अगर यहाँ लिखोगे तो P बराबर आ जाएगा 34। तो Kp अगर लिखोगे इस रिएक्शन का, हाँ, तो Kp बराबर आ जाएगा 34 का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया 1156। चेक कर लेना सही है गलत है। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट में कह रहा है रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स ए डैश और बी डैश का, यानी दोनों के मोल का रेशियो पूछ रहा है वेपर फेज में ओवर मिक्सचर ऑफ ए एंड बी। ए और बी के मिक्सचर अब ले लिया, तो बी पार्ट में ले लो मिक्सचर। अगर मिक्सचर लोगे तो साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का केस आ जाएगा, ए डैश गैसियस प्लस H2S गैसियस, बी सॉलिड, बी डैश गैसियस प्लस H2S गैसियस इक्विलिब्रियम पे। अब हमने इसे P1 ले लिया, ये भी P1 हो जाएगा, और ये इक्विलिब्रियम पे टूटेगा B डैश, तो इसको P2 ले लो। मान लो यहाँ से P2 टूटा तो ये P2, लेकिन H2S तो पहले भी था, तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2, ये भी हो जाएगा P1 प्लस P2। पहले वाले का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना था, Kp1, इसे हमने ले लिया Kp1,
तो Kp1 बराबर आया था 625 और Kp2 आया है 1156। तो Kp1 बराबर लिखोगे P1 इंटू P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 625 और Kp2 बराबर P2 इंटू P1 प्लस P2 बराबर 1156। अब देखो बच्चों, कह रहा है कि इस मिक्सचर में A डैश और B डैश का रिलेटिव नंबर ऑफ मोल यानी मोल का रेशियो बताइए। तो एक बात बताओ, मोल का रेशियो क्या प्रेशर के रेशियो के बराबर होगा? P बराबर NRT से प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोल होगा अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमसे पूछ रहा है A डैश का मोल बाई B डैश का मोल। तो हम क्या करेंगे, P डैश A का जो पार्शियल प्रेशर है जो कि P1 के बराबर है ना, हम इसे लिख सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A डैश बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ B डैश जो कि बराबर हो जाएगा P1 बाई P2। तो अगर हम P1 बाई P2 निकाल ले तो अपना काम हो जाएगा। तो एक काम करो, दोनों का रेशियो ले लो। तो P1 बाई P2 बराबर कितना आ गया 625 बाई 1156। ये हमारा आंसर हो गया 625 बाई 1156। ठीक है। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है कि शो दैट टोटल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉलिड मिक्सचर विल बी 84.4 टोटल प्रेशर। तो सी पार्ट में अगर हमें टोटल प्रेशर निकालना है तो टोटल प्रेशर ऐड करो। टोटल प्रेशर का मतलब क्या है? A डैश का प्रेशर जोड़ H2S का जोड़ B डैश का, इसको दोबारा नहीं जोड़ेंगे। कमरे में 3 गैस है, A डैश, B डैश और H2S, तीनों का प्रेशर ऐड कर दो तो क्या आएगा P1 प्लस P2 प्लस P2 यानी 2 टाइम्स P1 प्लस P2 आ गया। तो ये अगर हम निकाल ले तो अपना काम हो जाए। तो एक काम करो, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में ऐड कर दो। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 ऐड करोगे तो P1 प्लस P2 कॉमन हो जाएगा। तो P1 प्लस P2 का स्क्वायर बराबर कॉमन हो गया, यहाँ P1 बचा, यहाँ P2 ऐड होकर स्क्वायर हो गया बराबर 625 जोड़ 1156। यहाँ से सॉल्व करके आप P1 प्लस P2 आराम से निकाल दोगे और उसका वैल्यू जब इसमें पुट कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको तुरंत अभी करो खुद से, सारा समझ तो गए होगे। पहले हम लोग A का अलग B का अलग निकाल लिए और उसके बाद साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम का कंडीशन लगा के हर वो चीज निकालिए जो हमसे पूछ रहा है। ठीक है, नोट कर लो। चलो बढ़ते हैं आगे। अगला हेडिंग है ना कि रिएक्शंस विद वेरी लो वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर किसी सवाल में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू बहुत लो है, बहुत लो का मतलब 10 का पावर -5, 10 का पावर -6, 10 का पावर -10, 10 का पावर -12, वैसे सवाल को हम कैसे करेंगे? तो अपनी मर्जी से एक रिएक्शन ले लो। मान लो A गैसियस है, 2B गैसियस जो C गैसियस है और तुम्हें दिया हुआ है इसका स्मॉल a मोल दिया हुआ है, वॉल्यूम मान लो 1 लीटर है, उसमें दोनों 0 है। तो इक्विलिब्रियम में A में से X टूटा तो ये बनेगा 2x और ये बनेगा x और इस रिएक्शन का Kc मान लो दिया हुआ है 10 टू द पावर -5। तो 10 टू द पावर -5 तो बहुत ही छोटा है ना। तो 10 टू द पावर -5 कहने का मतलब हुआ 1/1,00,000 और ये होता है प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तुलना में, है ना। ऊपर में प्रोडक्ट को लिखते हैं ना, नीचे में रिएक्टेंट को लिखते हैं। ठीक है, तो अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत 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 ही छोटा है यानी प्रोडक्ट भी बहुत कम आएगा, तो जिस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम होता है वो रिएक्शन हार्डली प्रोसीड करता है, यानी कि जो टूटा है अमाउंट x जो है x इज वेरी वेरी स्मॉल। तो जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही छोटा आ जाए वही काम करना जो हमेशा करते हो, लेकिन x को बहुत छोटा कर देना। तो x अगर बहुत छोटा है तो a की तुलना में क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा। जैसे मान लो कि 100 में से तुमको घटाना है 0.0001, तो ये अगर तुम माइनस करोगे भी तो लगभग 100 ही आएगा ना, क्योंकि अगर माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 9999, ये आएगा 99.9999, तो ये लगभग कितना होगा, लगभग 100 ही रहा। लेकिन अगर 100 में मल्टीप्लाई करना है इतने से 0.0001 तो ये लगभग 100 नहीं होता है ना। ये कितना के बराबर आ जाएगा, 100 गुना इतना है तो ये 0.01 के बराबर होगा। तो क्या 0.01 और 100 आपस में इक्वल है? नहीं है। अगर तुम किसी बहुत ही छोटे नंबर को किसी दूसरे नंबर में ऐड करते हो चाहे घटाते हो, तो जो रिजल्ट आता है वो उसी नंबर के बराबर होता है, लगभग वो 100 के बराबर होगा। लेकिन अगर तुम किसी बहुत ही छोटे नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो चाहे डिवाइड करते हो, तब तुम उसको नेग्लेक्ट मत करना, ये बेवकूफी हो जाएगी, गलत हो जाएगा।
बहुत छोटा नंबर जब ऐड होता है तब कोई चेंज नहीं आता, बहुत छोटे नंबर से गुना कर दोगे तब तो रिजल्ट भी बहुत छोटा हो जाएगा, है ना। तो 100 के इक्वल कहाँ आ रहा है? अगर इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं तो ये लगभग 100 आना चाहिए ना, जो कि नहीं आ रहा है, यानी कि हम इसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो गुना और भाग में नेग्लेक्ट नहीं होता है, प्लस और माइनस में नेग्लेक्ट होता है, ये याद रखना, ठीक है। कॉमन सेंस की चीज़ है। अब देखो, तो हम करेंगे क्या, यहाँ से केसी बराबर लिखो, तो केसी बराबर क्या आएगा, 2x का स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स। लेकिन x को हम a की तुलना में नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि x तो बहुत ही छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत छोटा है तो प्रोडक्ट बहुत कम होगा, तो रिएक्टेंट जो टूट कर प्रोडक्ट में जा रहा है वही बहुत कम होगा, है ना। तो हम इसे लिख देंगे डिवाइडेड बाई ए। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाए, बहुत छोटा चाहे बहुत बड़ा, तो सवाल बहुत आसान हो जाता है। अब मान लो कि तुम नेग्लेक्ट नहीं करते यहाँ पे और ये 10 का पावर -5 होता है, तो इसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हम एक्स को नेग्लेक्ट कर दिए, ए आ गया, अब ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करके तुम चाहो तो एक्स निकल लोगे, अगर तुम्हें ए दिया हुआ है तो, ठीक है। लेकिन मेनली हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं इसका उल्टा। ये तो आसान होता है, रिएक्शंस विथ वेरी हाई वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ये पूछता है जेई को। मिडटर्म में तो नहीं, आईटी में तो पूछता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का बहुत हाई वैल्यू हो तब क्या करेंगे। अगर बहुत हाई है, 10 का पावर +5 है, चाहे 10 का पावर +10 है, तब तो रिएक्टेंट ऑलमोस्ट चला जाएगा प्रोडक्ट में, तो उस केस में एक्स नेग्लिजिबल नहीं होगा, है ना। इनफैक्ट वो जो भी टूटेगा वो एक ही बराबर होगा लगभग। तो क्या हम इसको 0 कर देंगे? 0 करेंगे तो इन्फिनिटी आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे मैथमेटिकली, तो देखते हैं। तो एक काम कर रहे हैं, इस बार थोड़ा और गंदा रिएक्शन लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मली पूछा जाता है। मान लो ये हमारा रिएक्शन है, a + 2b बराबर 2c प्लस, चलो 3c लिख देते हैं, 3c + 4d, ये हमें रिएक्शन दिया हुआ है। और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सपोज करो 10 का पावर 12 है, ठीक है। वॉल्यूम फिर से ले लो 1 लीटर, और शुरू में इनिशियली ये दिया हुआ है 1 मोल और ये दिया हुआ है मान लो 4 मोल, ठीक है। ये दोनों 0 है। अब इसको कैसे करें? तो जब भी बच्चों इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई हो, बहुत ज्यादा हाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि रिएक्टेंट हमारा ऑलमोस्ट पूरी तरह से प्रोडक्ट में चला गया। तो तुम सबसे पहले क्या करो कि ऑलमोस्ट नहीं, इसको 100% प्रोडक्ट में लेके चले जाओ, 100%। तुम बोलोगे 100% क्यों, पूरा थोड़ा मिल जाएगा, इक्विलिब्रियम तो आ ही जाएगा कहीं ना कहीं, तो बिल्कुल आएगा। पहले 100% ले जाते हैं, फिर हम देखते हैं क्या होगा। तो इसको पूरी तरह से 100% अगर प्रोडक्ट में ले जाएंगे तो पहले लिमिटिंग निकालो, तो 1/1 4/2 2 आ रहा है, ये छोटा हो गया, ये हो गया लिमिटिंग रिएक्शन, यानी ये हो जाएगा क्या 0। ये बचेगा तो 1 मोल कितने से रिएक्शन करेगा, 2 मोल से, तो 4 में से 2 गया, ये 2 मोल बच गया, ठीक है। ये पूरी तरह से खत्म हो गया। ये बनेगा तो 1 मोल से कितना 3 मोल बनता है, तो ये हो जाएगा 3, 1 मोल से 4 मोल, ये हो जाएगा 4। मान लो ये भी पहले से दिया रहता है 1, तो कोई बात नहीं, 4 कितना हो जाता है 5 हो जाता है ना। 1 से 4 बना, पहले से 1 था तो 4/5 हो जाता है। सी दिया रहता तो उसको भी हम ऐड कर देते हैं, ये हो गया। लेकिन रिएक्शन 100% तो प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, तो अब क्या करो, प्रोडक्ट के साइड से थोड़ा सा तोड़ कर रिएक्टेंट में ले आओ। जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई हो तो क्या करोगे, पहले पूरी तरह से प्रोडक्ट में ले जाओ, और अब प्रोडक्ट को तोड़ कर रिएक्टेंट में लाओ। तो प्रोडक्ट को तोड़ कर रिएक्टेंट में लाओगे तो वो कंडीशन तो हम यहाँ पे पढ़ ही चुके हैं ना। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है तो बैकवर्ड डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ही लो होगा, तो जो प्रोडक्ट में से टूटेगा अब वो नेग्लिजिबल होगा। तो हम करेंगे क्या, अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम को एस्टैब्लिश करा दो। तो क्या लिखे, 3 में से x तोड़ो, चाहे सिंप्लिसिटी के लिए 3 है तो 3x तोड़ लो। 3 में से 3x टूटा तो 5 में से 5 में से 4x टूटेगा। कैसे, 4/3 इंटू 3x, यानी 4x टूटा, और ये 3x टूटा तो ये बनेगा x, और ये 2 पहले से था तो ये हो जाएगा 2 + 2x, और ये x क्या होगा बच्चों, नेग्लिजिबल होगा, बहुत ही छोटा होगा। x विल बी वेरी स्मॉल, क्यों, क्योंकि ये प्रोडक्ट में से टूटा है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉरवर्ड का हाई है तो बैकवर्ड का लो होगा, तो बैकवर्ड में से जो भी टूटेगा वो नेग्लिजिबल होगा। तो x अगर नेग्लिजिबल है तो 4x भी नेग्लिजिबल होगा, 3x भी नेग्लिजिबल होगा, 2x भी नेग्लिजिबल होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 2, 3, 5,
ठीक है, तो निचोड़ के आया, दिमाग में रखो अच्छे से। अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई होगा पूरे को फॉरवर्ड में ले जाना, बैकवर्ड से थोड़ा सा तोड़ के, एक्स तोड़ के बैकवर्ड से तोड़कर थोड़ा सा लाना और उसको नेग्लेक्ट कर देना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें और क्लियर होगा। आप बताओ क्या करें, अब तो कुछ बचा ही नहीं है इसमें। केसी बराबर 10 का पावर 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इक्वेशन, 3 का पावर 3, 5 का पावर 4 डिवाइडेड बाई x इंटू 2 का पावर 2। एकदम आराम से x निकल जाएगा। तो जब भी इक्विलिब्रियम क्वोशिएंट बहुत हाई चाहे बहुत लो होता है, सवाल एकदम आसान हो जाता है। ठीक है, नोट करो इसको, इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। चलो इसको देखो बच्चों, सवाल रिएक्शन दिया हुआ है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत हाई है, रिएक्शन लिख लो, ए गैसियस प्लस 2b गैसियस बराबर c गैसियस प्लस t गैसियस। केसी दिया हुआ है 10 का पावर 12। शुरू में बोल रहा है कि a हमारा 0.5 मोल है, b 1 मोल है, ये 0.5 है और ये 3.5 मोल है और 1 लीटर में है, 1 लीटर में, यानी यही हमारा कंसंट्रेशन है। तो बोल रहा है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बी का बताइए, तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश कराना होगा। तो के इक्विलिब्रियम बहुत हाई है, तो क्या करें, पहले पूरा फॉरवर्ड में ले जाओ। तो 1 मोल कर रहा है 2 मोल से, तो 0.5 करेगा 1 से, तो दोनों एक साथ 0 हो गया, दोनों लिमिटिंग होगा। बनेगा कितना, 1 मोल से 1 मोल, तो 0.5 से 0.5 और पहले से 0.5 है, तो 0.5 पहले से है, 0.5 इधर से आया, ऐड होकर 1 हो गया। 0.5 इधर से भी आया, 3.5 पहले से था, तो ऐड होकर 4 हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पे बैकवर्ड लाओ, तो 1 में से x गया, 4 में से x गया, तो ये हो गया 2x, ये हो गया x। फिर क्या बोले थे, x हमारा नेग्लिजिबल होगा, x को नेग्लेक्ट कर दो, बस यही कॉन्सेप्ट है। बैकवर्ड से तोड़ के लाओ और जो भी तोड़ के लाओगे उसको नेग्लेक्ट कर देना, बस। इधर नेग्लेक्ट नहीं होगा, प्लस माइनस में जो होता है वो नेग्लेक्ट होता है। केसी का एक्सप्रेशन लिख दो, केसी बराबर 1 इंटू 4 x इंटू 2x का स्क्वायर बराबर 10 का पावर 12, 2 का स्क्वायर 4 से कट गया है ना, और x क्यू बराबर उधर जाएगा, ये नीचे आया 10 टू द पावर -12, तो x बराबर आ गया 10 टू द पावर -4। तो b कितना होगा, कंसंट्रेशन ऑफ b 2x दिया हुआ है, 2 से गुना कर दो, 2 इंटू, है ना, इधर लिख देते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -4, x आया 10 टू द पावर -4 और b है हमारा 2x, तो 2x का वैल्यू पुट कर दो, 2 गुना 10 का पावर -4 मोलर। मोलर क्यों, क्योंकि वॉल्यूम दिया हुआ है सवाल में 1 लीटर, तो जो मोल होगा वही हमारा मोलैरिटी होगा। खत्म हो गया, तो बहुत ही आसान सवाल होता है इस तरह का। ठीक है, नोट कर लो। देखो बच्चों, इस चैप्टर का सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट जो तुमको समझाना है, मान लो दिया हुआ है ए सॉलिड से बन रहा है बी सॉलिड, और ली जैकेट प्रिंसिपल यहाँ लगाना है। बोल रहा है कि प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा। ठीक है, बस यही सवाल है। तो तुम गैस में तो काम कर लेते हो, मोर नंबर ऑफ मोल की ओर जाता है, मोर नंबर ऑफ गैसेस मोल की ओर। अगर प्रेशर घटाओगे तो, प्रेशर बढ़ाओगे तो लेस नंबर ऑफ गैसेस मोल की ओर जाएगा। लेकिन यहाँ तो P बराबर एनआरटी लगेगा ही नहीं, तो ऐसे सवाल में हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, हाँ, तुमको सवाल में एक चीज दिया रहेगा कि दोनों में से वॉल्यूम, दोनों एक मोल है, तो मास तो कंजर्व ही रहेगा, तो वॉल्यूम किसका हाई है किसका लो है ये तुमको दिया रहेगा। मान लेते हैं रिएक्टेंट का वॉल्यूम हाई है, प्रोडक्ट का वॉल्यूम लो है। ठीक है, हो सकता है डेंसिटी दे दे, तो डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास बटा वॉल्यूम। तो डेंसिटी हाई होगा तो वॉल्यूम लो होगा, डेंसिटी लो होगा तो वॉल्यूम हाई होगा। इन शॉर्ट तुमको वॉल्यूम आ जाएगा। अब एक बात बताओ, ये कमरा है जैसे मान लो, और ये बी जो है वो इतना बड़ा सा पत्थर है। ठीक है, ये भी कोई ना कोई रिएक्टेंट होगा, इसका भी कोई वॉल्यूम होगा। तो एक बात बताओ, जब रिएक्शन हो रहा है, ये जब बी में जा रहा है तो सॉलिड का वॉल्यूम तो चेंज हो रहा है। तो इस कमरे में मान लो गैस है, जो भी गैस होगा कमरे में, और ये सॉलिड हमारा रखा हुआ है। अभी कमरे में गैस भी है, सॉलिड भी है, दोनों है। तो अगर सॉलिड का वॉल्यूम मान लो इतना बड़ा टेबल है, सॉलिड टेबल है ऐसे, अगर टेबल का वॉल्यूम घटेगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि टेबल जितना घटा है गैस उसको ऑक्यूपाई करेगा। और टेबल अगर बड़ा होता जाएगा तो जो गैस है कमरे में वो कंप्रेस होने लगेगा। ये कॉन्सेप्ट बस दिमाग में रखो। कमरे में दो चीजें हैं, गैस और टेबल, और दोनों जोड़कर कमरे का वॉल्यूम है, और कमरे का वॉल्यूम फिक्स है। तो ऑब्वियसली एक का वॉल्यूम बढ़ेगा तो दूसरे का घटेगा, क्योंकि टोटल तो फिक्स है ना।
तो अगर सॉलिड का वॉल्यूम घटेगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा, सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ेगा गैस का वॉल्यूम घटेगा। ठीक है, अब लगाते हैं लीकेज। तो देखो, इफ प्रेशर, तुम कमरे में प्रेशर जब बढ़ाते हो तो किसका प्रेशर बढ़ाते हो? तुम गैस का प्रेशर बढ़ाते हो। वास्तव में पिस्टन को ऊपर नीचे करते हो, कुछ भी करते हो तो तुम गैस का प्रेशर बढ़ाते हो। इफ प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेस देन, पहला क्वेश्चन है, देन अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या होगा? अगर तुम गैस का प्रेशर बढ़ाओगे, अगर तुम गैस का प्रेशर बढ़ाओगे तो ली चैटेलियर गैस के प्रेशर को घटाना चाहेगा। अकॉर्डिंग टू ली चैटेलियर, प्रेशर ऑफ गैस विल ट्राई टू डिक्रीज। बहुत ध्यान से समझना इसको, बाद में तुम कंफ्यूज कर जाओगे अगर रिवाइज रेगुलर नहीं करोगे तो। तुमने कमरे में गैस का प्रेशर बढ़ा दिया, तो गैस का प्रेशर बढ़ा दिया तो गैस जो है वो अपने प्रेशर को घटाना चाहेगा, उल्टा काम करेगा। और गैस का प्रेशर कब घटेगा? जब उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना, क्योंकि प्रेशर वॉल्यूम इनवर्स रिलेशन होता है, P बराबर ना T से। तो गैस अपने प्रेशर को घटाना चाहेगा, और अपने प्रेशर को घटाना चाहेगा तो गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस विल ट्राई टू इंक्रीज। गैस अपने वॉल्यूम को बढ़ाना चाहेगा। और अभी बताए थे कि गैस का वॉल्यूम बढ़ाना चाहेगा तो सॉलिड का वॉल्यूम घटेगा। अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो सॉलिड का घटेगा, गैस का घटेगा तो सॉलिड का बढ़ेगा। तो अगर गैस कोशिश कर रहा है अपना वॉल्यूम बढ़ाने का, तो सॉलिड ऐसा क्या करेगा कि गैस हमारा सफल हो जाए। ठीक है, सॉलिड जो है, अगर गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा तो सॉलिड का वॉल्यूम विल ट्राई टू डिक्रीज, है ना। सॉलिड अपने वॉल्यूम को घटाना चाहेगा, और सॉलिड अगर अपने वॉल्यूम को घटाना चाहेगा तो लो वॉल्यूम की ओर जाएगा, हाई से लो की ओर। यानी किस डायरेक्शन में जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा। कहने का मतलब, अगर आप प्रेशर गैस का बढ़ा देते हो तो रिएक्शन फॉरवर्ड आएगा। इस तरह से सॉल्व किया जाता है इस तरह के सवालों को। ठीक है, दूसरा, मान लो प्रेशर ऑफ गैस इज डिक्रीज्ड, अगर आपने घटा दिया तो अकॉर्डिंग टू एलसीपी से रिएक्शन विल ट्राई टू, गैस का प्रेशर आपने घटाया है तो रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज दी प्रेशर ऑफ गैस। यहां तक तो पहले से पता है, तुरंत यहां से वॉल्यूम में शिफ्ट कर देना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, है ना। रिएक्शन विल ट्राई टू इंक्रीज दी प्रेशर ऑफ गैस, देन डिक्रीज दी वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस के प्रेशर को बढ़ाएगा तो वॉल्यूम को घटाएगा, देन इंक्रीज दी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, चाहे लिक्विड, यहां सॉलिड है, लिक्विड भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस गैस नहीं होता, गैस अगर रिएक्शन में आ गया तो पुराना कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर रिएक्शन में गैस नहीं है, सॉलिड लिक्विड है, तो इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड लिक्विड, है ना, देन इंक्रीज कराना चाहेगा तो लो से हाई की ओर जाएगा, यानी कौन सा शिफ्ट आ जाएगा? बैकवर्ड शिफ्ट आ जाएगा। ठीक है, नोट करो, एक शीट का सवाल इस पे कराते हैं। देखो बच्चों, ये सवाल है, H2O सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, बोल रहा है व्हाट कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल फेवर बैकवर्ड डायरेक्शन। हम टेम्परेचर को क्या करें, प्रेशर को क्या करें कि रिएक्शन बैकवर्ड में जाए। ठीक है, तो एक बात बताओ, सॉलिड लिक्विड में जा रहा है, सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो रहा है, तो इसका डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। हीट अगर दोगे तो आइस हमारा वाटर में कन्वर्ट होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव है और तुम चाहते हो कि बैकवर्ड में जाए। बैकवर्ड का मतलब हुआ कि एक्सोथर्मिक डायरेक्शन में जाए, फॉरवर्ड इंडो है तो बैकवर्ड एक्सो होगा, एक्सो में हीट रिलीज होता है। तो तुम ऐसा क्या करोगे कि रिएक्शन हीट रिलीज करेगा? तुम उल्टा काम करोगे, है ना। तुम टेम्परेचर को बढ़ा दोगे तो नहीं, हम टेम्परेचर को घटा देंगे। अगर हम टेम्परेचर को घटाएंगे तो रिएक्शन टेम्परेचर को बढ़ाना चाहेगा और बढ़ाने के लिए हीट रिलीज करेगा। तो एक कंडीशन तो आ गया, लो टेम्परेचर का कंडीशन, है ना। हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। अगर घटाएंगे तो रिएक्शन बढ़ाना चाहेगा, बढ़ाने के लिए एक्सो में जाएगा, यानी बैकवर्ड जाएगा। टेम्परेचर वाला काम हो गया। अब प्रेशर पे आ जाओ, प्रेशर में क्या करें? तो प्रेशर में अगर डायरेक्ट सोचना नहीं है, सबसे पहले तो ये पता करो वॉल्यूम किसका हाई किसका लो। तो देखो, दुनिया का कोई भी सॉलिड जब लिक्विड में जाता है तो वॉल्यूम इंक्रीज करता है, बढ़ता है।
H2O को छोड़ के, H2O हमारा एक्सेप्शन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिख लेना, है ना। वॉल्यूम इंक्रीजेस व्हेन ए कंपाउंड ट्रांसफॉर्म इट्स फेज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, ठीक है। वॉल्यूम इंक्रीज करता है जब कोई कंपाउंड अपना फेज ट्रांसफॉर्म करता है सॉलिड से लिक्विड की ओर, एक्सेप्ट आइस, आइस को छोड़ के, है ना। कहने का मतलब ए सॉलिड अगर ए लिक्विड में जाएगा तो इसमें क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। लेकिन अगर आइस हमारा वाटर में जाएगा, आइस अगर वाटर में जाएगा, ऐसा क्यों होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इसमें केस वाई का स्ट्रक्चर होता है इसलिए ऐसा हो जाता है ना। 4 डिग्री सी पे वाटर का जो डेंसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, तो डेंसिटी मैक्सिमम तो वॉल्यूम मिनिमम, तो इसके साथ वॉल्यूम बढ़ता नहीं है बल्कि घट जाता है, वॉल्यूम डिक्रीजेस। तो वॉल्यूम अगर डिक्रीज करेगा तो जो सॉलिड है उसका वॉल्यूम हाई हो गया और जो लिक्विड है उसका वॉल्यूम लो हो गया। ये इतना पहले हमने फिगर आउट कर लिया, ठीक है। अब एक काम करो, तुम अपनी मर्जी से प्रेशर को बढ़ा लो, तो जब तुम प्रेशर को बढ़ाओगे तो ली चैटेलियर प्रेशर गैस का घटाना चाहेगा, और गैस का प्रेशर घटाना चाहेगा तो गैस का वॉल्यूम बढ़ाना चाहेगा, और गैस का वॉल्यूम बढ़ाना चाहेगा तो सॉलिड का वॉल्यूम घटाना चाहेगा, और सॉलिड का वॉल्यूम घटाना चाहेगा तो कहां पे जाएगा, फॉरवर्ड में चला जाएगा, लो वॉल्यूम इधर है। लेकिन हमें क्या पता करना था, बैकवर्ड ना, तो हम इसको उल्टा कर देंगे, है ना। तो हम क्या कर देंगे, हम लो प्रेशर में चले जाएंगे, यानी कि हम प्रेशर गैस का घटा देंगे। तो प्रेशर गैस का घटाओगे तो ली चैटेलियर प्रिंसिपल गैस का प्रेशर बढ़ाना चाहेगा, यानी वॉल्यूम गैस का घटाना चाहेगा, यानी सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ाना चाहेगा, सॉलिड का वॉल्यूम बढ़ाना चाहेगा तो बैकवर्ड में आएगा, सॉलिड चाहे लिक्विड कुछ भी, तो बैकवर्ड में जाएगा तो हाई वॉल्यूम हो जाएगा। इस तरह से आप इस तरह का सवाल करना, ठीक है। तो इसी प्रकार से केमिकल इक्विलिब्रियम हमारा खत्म हुआ। एक और टॉपिक होता है केमिकल इक्विलिब्रियम में, गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड है, लेकिन गिब्स फ्री एनर्जी हम पढ़ते हैं थर्मोडायनेमिक्स में, तो वो सारा पार्ट वन ऑफ इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से रिलेशन, वो सारा का सारा पार्ट हम लोग देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में, ठीक है। चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म होता है ना, मिलते हैं हम लोग अगले चैप्टर में।